जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजडम एजुकेशन पे। बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे सिविल सर्विस एस्पायरेंट के लिए सबसे महत्वपूर्ण गवर्नमेंट दस्तावेज होता है, सरकारी रिपोर्ट होती है। इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 के सारांश को डिस्कस करेंगे कि आखिर इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था की रूपरेखा क्या होगी। टेलीग्राम चैनल पे मैंने बेसिकली दो डॉक्यूमेंट आपके साथ शेयर किया है। एक तो यह डॉक्यूमेंट मैंने शेयर किया है और दूसरा दैनिक जागरण का जो न्यूज़ होता है उसका 2 पेज मैंने शेयर किया है जो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है। इन दोनों को आप लोग देख लीजिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में मैं बेसिकली इसके समरी को डिस्कस करूँगा। आर्थिक समीक्षा जो होता है 1 वर्ष पहले का होता है और बजट 1 वर्ष बाद का होता है। जैसे आर्थिक समीक्षा अभी जो प्रस्तुत किया गया है वो 2021-22 का किया गया और बजट जो अभी किया गया प्रस्तुत वो किया गया है 2022-23 का। तो बजट बेसिकली आने वाले वर्ष में सरकार क्या करने वाली है उसकी रणनीति होती है और इकोनॉमिक सर्वे बेसिकली होता है कि पिछले वर्ष सरकार ने क्या किया है उसका एक लेखा जोखा होता है। इसलिए इकोनॉमिक सर्वे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और बजट भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए, ये जो इकोनॉमिक सर्वे है, इस इकोनॉमिक सर्वे में 2020-21 का एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। 2020-21 का एग्जैक्ट डाटा हमको मिल जाएगा, लेकिन 2021-22 का एग्जैक्ट डाटा हमारे पास नहीं होगा। इस इकोनॉमिक सर्वे में एक अनुमान होगा। उसका रीज़न है कि 2021-22 का जो फिनेंशियल ईयर है वो अभी समाप्त नहीं हुआ। 2021-22 का फिनेंशियल ईयर समाप्त होगा वो बेसिकली 31 मार्च 2022 को समाप्त होगा और उसके बाद हमारे पास एग्जैक्ट डाटा होगा। कोई भी फाइनेंशियल ईयर होता है वो बेसिकली 4 उसका पार्ट होता है, 4 क्वार्टर होता है। तो पहला क्वार्टर जो होता है बेसिकली होता है 1 अप्रैल से लेकर के 30 जून तक। दूसरा क्वार्टर जो होता है, क्वार्टर 2 जो होता है वो होता है 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक। क्वार्टर 3 जो होता है वो बेसिकली होता है 1 अक्टूबर से लेकर के 31 दिसंबर तक। और क्वार्टर 4 जो होता है, चौथा क्वार्टर जो होता है 1 जनवरी से शुरू होता है और वो समाप्त होता है 31 मार्च को। ये चारों ही क्वार्टर का जो डाटा होता है, इस डाटा के एवरेज से निकाला जाता है देश के आर्थिक विकास दर। ये चारों क्वार्टर को एवरेज निकाल दिया जाता है और उससे निकाला जाता है देश का आर्थिक विकास दर या राजकोषीय घाटा वगैरह जो होता है, बेसिकली चारों क्वार्टर को मिलाकर निकाला जाता है। तो अभी जो बेसिकली 2021-22 का ये सारांश है वो बेसिकली 3 क्वार्टर पे आधारित है, क्वार्टर 1, क्वार्टर 2 और क्वार्टर 3। क्वार्टर 3 जो समाप्त हुआ है 31 दिसंबर 2021 को, उसके आधार पे इस इकोनॉमिक सर्वे को प्रस्तुत किया गया। अब देखिए, इकोनॉमिक सर्वे में अनुमान लगाया गया है कि 2022-23 का जो आर्थिक विकास दर होगा वो होगा 8.8% से लेकर के 8.5%। 8% से लेकर के 8.5% तक हमारे देश का आर्थिक विकास होगा, यानी जीडीपी ग्रोथ होगा इस फिनेंशियल ईयर में 2022-23 में। 2022-23 का फिनेंशियल ईयर जो शुरू होगा 1 अप्रैल 2022 से और चलेगा 31 मार्च 2023 तक, उसका आर्थिक विकास जो होगा वो 8% से लेकर के 8.5% होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था 2021-22 में 9.2% जीडीपी ग्रोथ होगी। ये एग्जैक्ट अनुमान नहीं है, ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, एक अनुमान है। जो वर्तमान का फिनेंशियल ईयर है 2021-22 का, जो समाप्त होगा 31 मार्च 2022 को, उसमें भारत का जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगा वो 9.2% होगा। ये अनुमान है और एग्जैक्ट डाटा आपको अप्रैल मई वगैरह में मिल जाएगा। कृषि क्षेत्र में पिछले वर्ष 3.6% की वृद्धि हुई थी और 2021-22 में 3.9% की वृद्धि संभावित है। तो पिछला फिनेंशियल ईयर 2020-21 में कृषि में जो वृद्धि हुई है वो हुई 3.6% और अभी का जो फिनेंशियल ईयर है 2021-22 का, उसमें कृषि की जो ग्रोथ होगी वो होगी 3.9%। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछले फिनेंशियल वर्ष में जहां 3.6% वृद्धि हुई है, इस फिनेंशियल ईयर में संभावित है कि कृषि में 3.9% की वृद्धि हो, यानी कृषि क्षेत्र कोरोना के महामारी के दौरान भी लगातार उभर रहा है। हमने देखा है कि कोरोना महामारी में आपने देखा होगा, गौर किया होगा
कि हमारा जो सेवा सेक्टर था वो निगेटिव में था, हमारा जो उद्योग सेक्टर था, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो भी नेगेटिव में था, और दूसरी तरफ कृषि हमारा पॉजिटिव में था। तो दोनों ही सेवा और मैन्युफैक्चरिंग दोनों में जहां जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहा था, वहीं कृषि में जीडीपी ग्रोथ रेट पॉजिटिव रहा, और इस बार 3.6% से बढ़कर 3.9% होगा। निश्चित तौर पे कृषि हमारे देश में लगातार अच्छा काम कर रही, कृषि में अच्छा विकास हो रहा है। औद्योगिक क्षेत्र में 2020-21 के दौरान 7% का विकास हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, और 2021-22 में 11.8% की वृद्धि का अनुमान है। तो 20-21 में 7% का विकास हुआ है और 21-22 में 11.8% वृद्धि होने का अनुमान है। निश्चित तौर पे औद्योगिक सेक्टर भी पिछले एक वर्ष में अच्छा कर रहा है। सेवा सेक्टर की अगर बात की जाए तो सेवा सेक्टर में वृद्धि जो पिछले वर्ष रहा है वो रहा है 8.4%, और इस वर्ष जो है ये 8.2% की वृद्धि हो रही है। तो सेवा सेक्टर भी निश्चित तौर पे अच्छा करने का प्रयास कर रहा है, या सेवा सेक्टर भी अच्छी हो रही है। 31 दिसंबर 2021 को विदेशी मुद्रा भंडार जो हमारा रहा वो है $634 बिलियन। भारत विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में विश्व में अभी चौथे नंबर पे है। पहला नंबर पे चीन है, दूसरे नंबर पे जापान है, तीसरे नंबर पे आई थिंक ब्रिटेन है, और चौथे नंबर पे भारत है विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में। विदेशी मुद्रा भंडार ऑल टाइम हाई पे चल रहा है वर्तमान में। तो ये सब बेसिक डाटा है, इसको जरूर आप लोग लिख लीजिएगा, ये सब को आपको एग्जाम में काफी काम करेगा ये। अब यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि अगर हमारे देश की ग्रोथ रेट जो 2021-22 में 9.2% रहने की संभावना है, तो ये किस आधार पे ये रहेगा। 9.2% अगर इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि 2021-22 का ग्रोथ रेट रहेगा, जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा, तो किस आधार पे बताया गया उसको यहाँ पे डिटेल से डिस्कस किया गया। पहला पॉइंट यह है कि वैक्सीन का बड़े पैमाने पे विस्तार हुआ, यानी कोरोना से जो हम लड़ रहे थे उसमें हमें लॉकडाउन लगातार लगाना पड़ रहा था। उसका रीज़न था कि वैक्सीन जो है हमारे पास कमी थी। तो पिछले एक वर्ष में वैक्सीन का विस्तार काफ़ी बड़ी मात्रा में हुआ है। तो ऐसे कंडीशन में हमारे देश की ग्रोथ रेट आगे बढ़ रही है। हमारे देश की ग्रोथ रेट 9.2% होगी, तो उसका एक रीज़न है कि वैक्सीन का विस्तार भी हो रहा है। दूसरा रीज़न है कि आपूर्ति पक्ष में सुधार हो रही है। भारत मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आगे बढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट अच्छा है, 11.8% के आसपास है। तो अगर आपूर्ति पक्ष यानी जो कच्चा माल होता है, कच्चा माल की आपूर्ति मिल रहा है बिजनेस को, तभी जाकर के हम ग्रोथ कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है कि नियमों में ढील, इसको लेकर के दैनिक जागरण में एक न्यूज़ दिया हुआ था, वहाँ मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से सरकार नियमों में ढील दे रही है। कई सारे जो पुराने कानून थे, पुराने कानून को समाप्त किया गया। इनफैक्ट जब इकोनॉमिक सर्वे आप लोग डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लगभग 1400 के आसपास के पुराने जो कानून थे, जो कोई यूज का कानून नहीं था, उस कानून को समाप्त किया गया। ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें भारत लगातार आगे बढ़ रहा है क्योंकि सरकार लगातार नियमों में ढील दे रही है। निर्यात का मजबूती होना, पिछले फाइनेंशियल वर्ष में भारत ने टारगेट लिया था कि हम $400 बिलियन का निर्यात करेंगे, और लगभग हम टारगेट के करीब हैं। 80% टारगेट ऑलरेडी अचीव हो चुका है। तो निर्यात लगातार सरकार कर रही है, निर्यात भारत में लगातार हो रहा है। और ये $400 बिलियन की जो मैं बात कर रहा हूँ, ये सिर्फ गुड्स की बात कर रहा हूँ। गुड्स मतलब होता है सामान, गुड्स मतलब होता है वस्तु। सेवा के निर्यात की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो सरकार ने जो टारगेट लिया था $400 बिलियन का, वो सिर्फ गुड्स के निर्यात का टारगेट लिया था, और फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का लिया था, जो लगभग हम अचीव करने वाले हैं। और पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय वृद्धि, कैपिटल एक्सपेंडिचर में वृद्धि हो रहा है। देखिए, दो टर्म यहाँ पे आपको समझना होगा, दो टर्म लगातार आपको चर्चा में आएगा जब आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ेंगे या बजट पढ़ेंगे। एक तो होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में होता है राजस्व व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर में होता है पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय वैसा खर्च होता है जो खर्च करने के बाद सरकार को कोई आउटपुट नहीं आता। जैसे
सरकार ने मान लीजिए किसी को पेंशन दे दिया, तो उससे सरकार को कोई आउटपुट नहीं आने वाला, उससे सरकार को कोई रिटर्न नहीं मिलने वाला, तो उसको कहा गया राजस्व व्यय। कोरोना में सरकार ने खर्च कर दिया, क्या सरकार को पैसा रिटर्न होगा? बिल्कुल नहीं। तो इसे कहा गया राजस्व व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है कि वैसा खर्च जो सरकार खर्च करती है उसके बाद सरकार को रेवेन्यू मिलता है। मसलन सरकार ने एक हाईवे का निर्माण कर दिया, अब हाईवे के निर्माण करने के बाद जो है सरकार को टोल टैक्स के माध्यम से पैसा रिटर्न हो जाएगा। सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्च करती है वो सारा का सारा खर्च होता है पूंजीगत व्यय। और इस बजट में भी आप देखेंगे सरकार ने पूंजीगत व्यय में काफ़ी वृद्धि की है। निश्चित तौर पे इसकी हमें आवश्यकता थी। ओके, भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने का अनुमान है। इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप पढ़ेंगे तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। वो महत्वपूर्ण बात यह है कि कई सारे विश्व के संगठन हैं जो भारत की वृद्धि दर को बढ़ा कर दिखाया या जो भारत की जीडीपी ग्रोथ को जो दिखाया है उस अनुमान से कम अनुमान भारत ने लगाया। आर्थिक समीक्षा में यह स्पष्ट बोला गया। जैसे विश्व बैंक ने कहा कि भारत की वृद्धि दर होगी 8.7%। आईएमएफ ने कहा है कि भारत की वृद्धि दर होगी 9.9%। हालांकि एशियाई विकास बैंक ने 7.5% भी कहा है, लेकिन जो हमारे देश के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं उनका कहना है कि विश्व बैंक और आईएमएफ ने जितनी भारत की वृद्धि दर दिखाई है उससे कम अनुमान हम लगा रहे हैं, क्योंकि अगर कम अनुमान लगाएंगे और टारगेट उससे ज़्यादा अचीव होगा तो वो हमारे लिए भी काफ़ी इन्हेंसमेंट होगा। तो इसलिए भारत का कहना है कि भारत ने हमारे देश के वित्त मंत्री का कहना है या इकोनॉमिक एडवाइजर का कहना है कि जीडीपी ग्रोथ रेट 8.8% से 8.5% का जो अनुमान हमने लगाया है वो कम लगाया है अनुमान, और हम ये विश्वास करके चल रहे हैं कि इससे ज़्यादा हमारे देश की जीडीपी ग्रोथ होगी। खाद्यान्न उत्पादन अगर आप देखेंगे तो खाद्यान्न उत्पादन 2019-20 में 297.5 297.5 मिलियन टन था, जो बढ़ करके 2020-21 में 308.6 मिलियन टन हुआ है। यानी लगातार भारत खाद्यान्न के सेक्टर में आत्मनिर्भर हो रहा है, और न सिर्फ हम आत्मनिर्भर हो रहे हैं बल्कि विश्व को भी निर्यात कर रहे हैं। अब इकोनॉमिक सर्वे में अगर आप पढ़ेंगे तो कुछ खाद्यान्न सेक्टर को सरकार लेकर के काम करने वाली है। मसलन तिलहन को लेकर के सरकार काम कर रही है, दलहन को लेकर के काम कर रही है। आपने देखा होगा कि हम तेल विश्व से निर्यात कर रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में सरकार का टारगेट है कि तेल के सेक्टर में हम आत्मनिर्भर हो, हमें खाद्यान्न तेल विश्व से मंगाने की जरूरत ना पड़े। विदेशी मुद्रा भंडार ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। 633.6 बिलियन डॉलर का हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हो गया, और विश्व में हम चौथे नंबर पे विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में आते हैं। रसिया को ऑलरेडी हमने पीछे छोड़ दिया। राजकोषीय घाटा जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, राजकोषीय घाटा जो है 2020-21 का 9.2% था, और 21-22 का अनुमान है कि राजकोषीय घाटा हमारा 6.8% होगा। राजकोषीय घाटा कम हो रहा है, और ये अच्छी कदम है सरकार के लिए। जहां 9.2% पिछले वर्ष था, इस वर्ष 6.8% रहने का अनुमान लगाया है 2021-22 में। ओके, ये टेलीग्राम पे मैंने पोस्ट किया था। ये दैनिक जागरण का 2 पेज हैं जो इकोनॉमिक सर्वे से संबंधित है, उसको मैं डिस्कस करूंगा अब आपके साथ। बजट और इकोनॉमिक सर्वे दोनों का ओरिजिनल पीडीएफ आप लोग निकालिएगा और उसको पढ़िएगा। टाइम लगेगा पढ़ने में, कोई इशू नहीं है, लेकिन बजट और इकोनॉमिक सर्वे का ओरिजिनल पढ़ने की आवश्यकता है, उसको आप लोग जरूर पढ़िएगा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो बताया गया फर्स्ट पेज पे कि कृषि में निजी निवेश पे जोर। सबसे पहले तो कृषि का डाटा बताया गया है। 3.6% का अनुमान पिछले वर्ष रहा है जीडीपी ग्रोथ रेट।
कृषि का ग्रोथ रेट रहा है 3.6%, सॉरी, और इस वर्ष 3.9% ग्रोथ रेट रहने का अनुमान लगाया गया। अब कृषि सेक्टर में जो 2-3 बातें की यहाँ पे चर्चा बहुत जरूरी है, चर्चा मुझे भी आपके साथ करना है और जो चर्चा किया भी गया है इकोनॉमिक सर्वे में। एक तो किया गया है कि हमारे देश में लगभग 87% किसान जो है वो है लघु और सीमांत किसान। लघु किसान किसे कहा जाता है, सीमांत किसान किसे कहा जाता है? तो सीमांत किसान यानी मार्जिनल फार्मर, अंग्रेजी में मार्जिनल फार्मर कहा जाता है। वैसा किसान जिसके पास 0 से 1 हेक्टेयर जमीन हो उसे कहा गया मार्जिनल फार्मर, और वैसा किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर जमीन हो उसे कहा गया लघु किसान यानी स्मॉल फार्मर। यूपीएससी 2021 का क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया कि लघु किसान या मार्जिनल किसान को लेकर के सरकार क्या क्या कर रही है। तो यहाँ पे भी चर्चा किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में कि हमें ध्यान देने की जरूरत है। आप सोच कर देखिए कि अगर हमें कृषि क्षेत्र को इम्प्रूव करवाना है तो 87% किसान जो जुड़े हुए हैं, लघु किसान या मार्जिनल फार्मर हैं, सीमांत किसान हैं, उस किसान को डेवलप किए बगैर हम कृषि क्षेत्र का विकास नहीं कर सकते हैं। सीमांत किसान और लघु किसान को डेवलप किए बगैर, उसको आगे किए बगैर हम कृषि सेक्टर का विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए आवश्यकता है कि लघु किसान और मार्जिनल किसान की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। और एक बढ़ाया कैसे जाएगा, इसके लिए क्या क्या आवश्यकता है तो डिस्कस किया गया है। इसके लिए आवश्यकता इस बात की है कि कृषि सेक्टर में अनुसंधान पे जोर देने की हमें जरूरत है, ग्रामीण रोजगार को बढ़ाने की हमें जरूरत है और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है। एक इंपॉर्टेंट उद्योग जिसको चर्चा किया गया बजट में, जो लगातार मैं भी आपके साथ डिस्कस करता हूं, कि खाद्य प्रसंस्करण को जोर देने की जरूरत है। खाद्य प्रसंस्करण पे सबसे अधिक फोकस करने की जरूरत है। फूड प्रोसेसिंग यूनिट सबसे अधिक लगाने की जरूरत है, और ये लगेगा तभी जाकर के कहीं न कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर का विकास होगा। अब सोच कर देखिए, आलू जो सीजन होता है उस समय में 10 रुपये या किलो मिलता है मार्केट में, किसान लगभग 3 से 4 रुपये किलो जो है देता है, और मार्केट में आकर के जो है लगभग 10 से 15 रुपये में आलू मिल जाएगा। उसी आलू का अगर प्रोसेस करके, उसी आलू का प्रसंस्करण करके अगर चिप्स बना दिया जाता है, उस चिप्स की कीमत लगभग अगर आप प्रति किलो देखेंगे तो 100-200 रुपये चला जाता है, 200 रुपये से अधिक चला जाता होगा। तो इसलिए प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता है। जो आलू किसान 3 से 4 रुपये में बेचता है, वही प्रोसेस्ड होने के बाद 100-200 रुपये किलो मिलता है। तो इसलिए हमें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को डेवलप करने की जरूरत है, और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में किसानों की भागीदारी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। और क्या करने की आवश्यकता है, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट बताया गया है कि नैनो टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइजर के साथ सूचना प्रौद्योगिकी आधारित विभिन्न प्रणालियों को डेवलप करने की जरूरत है। एक तो नैनो टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइजर की बात किया गया है, नैनो टेक्नोलॉजी आधारित खाद की बात किया गया, और इसके लिए आपको याद होगा कि विश्व का सबसे पहला नैनो खाद जो है इफ्को के द्वारा डेवलप किया गया, IFFCO। इफ्को जो है भारत की जो है एक सहकारी एजेंसी है, उसके द्वारा विश्व का पहला नैनो फर्टिलाइजर को डेवलप किया गया। तो ये चर्चा किया गया इकोनॉमिक सर्वे में कि अगर हमें किसानों की आय को दुगुना करना है, किसानों को डेवलप करना है, तो ऐसे कंडीशन में नैनो टेक्नोलॉजी वाले फर्टिलाइजर के साथ साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आधारित प्रौद्योगिकी का प्रयोग करना चाहिए एग्रीकल्चर सेक्टर में। बीपीएससी में लगभग क्वेश्चन पूछता है कि किसानों की आय को सुधारने के लिए, कृषि सेक्टर में रिफॉर्म्स करने के लिए हमें क्या करना होगा। और जब आप ये लिखें कि कृषि सेक्टर में रिफॉर्म्स के लिए प्रौद्योगिकी का किस तरह से इस्तेमाल हो सकता है, टेक्नोलॉजी का किस तरह से इस्तेमाल होता है, तो वहाँ पे इस पॉइंट को आप लोग निश्चित तौर पे डालिए कि हम किस तरह से कृषि में प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सकते हैं, कृषि सेक्टर में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बताया गया है कि ड्रोन और आधुनिक इनोवेशन वाले स्टार्टअप को समर्थन देने की जरूरत है। ड्रोन से आपने देखा होगा कीटनाशक का छिड़काव अब ड्रोन से होना शुरू हो गया, तो ड्रोन का इस्तेमाल भी हमें एग्रीकल्चर सेक्टर में करना होगा। किसानों की आय बढ़ा करके एग्रीकल्चर सेक्टर में निर्यात बढ़ाना होगा। किसानों की आय हमें बढ़ाना है तो कृषि निर्यात को बढ़ाना होगा।
और यही कारण आपने देखा होगा कि कृषि निर्यात नीति 2018 में आया था। कृषि निर्यात नीति 2018, आप लोग पढ़िएगा इसको, ये 2018 में आया था और ये टारगेट लिया था कि 2022 तक जो कृषि निर्यात हमारा $30 बिलियन का होता था उसको बढ़ा करके हम $60 बिलियन करेंगे। तो वर्तमान में इसकी आवश्यकता है कि अगर किसानों की आय हमें दुगुना करना है, किसानों को आगे बढ़ाना है, कृषि सेक्टर को हमें प्रोत्साहित करना है, तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें कृषि निर्यात पे फोकस करने की आवश्यकता है, कृषि निर्यात पे फोकस करना होगा और एग्रीकल्चर सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ाना होगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ाना होगा और उसकी चर्चा ये यहाँ पे भी किया गया। देखिए यहाँ पे देखिए एक बार फिर से एक टर्म आ गया, पूंजीगत निवेश। पूंजीगत निवेश जो है कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया आपके साथ पहले, और ये टर्म लगातार आपको मिलेगा, बहुत जगह आपको ये टर्म मिलेगा, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये टर्म हर जगह आपको मिलेगा। तो कृषि सेक्टर में भी निजी निवेश को बढ़ाने की जरूरत है, ये सरकार फोकस कर रही है। हमें कृषि सेक्टर में निजी निवेश को बढ़ाना होगा, ये तभी जाकर के हम किसानों के आय को दुगुना कर सकते हैं। बाकी इसको आप लोग पढ़िएगा अच्छे से। अब देखिए यहां पे जो पॉइंट है, आपको याद होगा कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था कि नियमों में ढील देने की सरकार ने जोर दिया, या इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया कि नियमों में ढील देने की आवश्यकता है। उसी पॉइंट को दैनिक जागरण में यहां पे छापा गया है कि देश में श्रम सुधार को लेकर के सरकार लगातार काम कर रही है। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को कहा गया है कि श्रम सुधार को लेकर के तेजी से काम हो रहा है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था लेबर रिफॉर्म्स को, और लेबर रिफॉर्म्स में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि देश में जो लेबर से संबंधित 44 कानून था, उस 44 कानून को सिर्फ 4 कानून में अब मर्ज किया जा रहा। 44 कानून की जगह 4 कानून होंगे। अच्छा, इसकी आवश्यकता क्यों? 44 कानून क्यों एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए? क्यों 44 कानून की जगह सरकार 4 कानून ला रही है? तो उसका रीजन है, बहुत डीपली आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देश में कई कानून है। मान लीजिए 2 कानून, कानून एक ए है और कानून बी है। कई इस तरह से कानून है जो एक दूसरे का ही विरोध करता है। कानून ए कानून बी का विरोध कर देगा। तो इसलिए आवश्यकता है कि बहुत सारे जो पुराने कानून को समाप्त किया जाए। इसलिए आवश्यकता है कि बहुत सारे वो कानून जो दूसरे कानून का विरोध करता है उसके उस प्रोविजन को समाप्त कर दे या उस कानून को ही समाप्त कर दे। तो इसलिए लेबर रिफॉर्म्स की जब बात की जाती है तो सरकार 44 कानून की जगह सिर्फ 4 कानून लाई है। एक तो मजदूरी को लेकर के सरकार ने कानून लाया है, दूसरा सरकार ने सोशल सिक्योरिटी को लेकर के कानून लाया है, तीसरा लाया है इंडस्ट्रियल रिलेशन को लेकर के, और चौथा लाया है व्यावसायिक सुरक्षा स्वास्थ्य कार्य संहिता पे कानून लाया। तो 44 कानून की जगह सिर्फ 4 कानून होगा। लेबर रिफॉर्म्स की चर्चा किया गया है इकोनॉमिक सर्वे में, यानी ये साल भर अब आपके लिए इंपॉर्टेंट टर्म होगा लेबर रिफॉर्म्स। इस वर्ष आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया लेबर रिफॉर्म्स। ये भी काफी इंटरेस्टिंग है और ये काफी मजेदार भी है। एक तरफ चीन का लगातार बहिष्कार हो रहा है, दूसरी तरफ चीन से आयात भी बढ़ रहा है। तो आवश्यकता इस बात की है कि हमें सप्लाई के लिए चीन पर निर्भर कई उद्योग की निर्भरता हमें घटानी होगी। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को हाईलाइट किया गया। इकोनॉमिक सर्वे में इस बात को हाईलाइट किया गया कि चीन से लगातार हमारा जो है व्यापार घाटा वो बढ़ रहा है। चीन से हमारा व्यापार घाटा बढ़ रहा है। हम अभी सबसे अधिक आयात कर रहे हैं किससे? तो चीन से सबसे अधिक आयात कर रहे हैं। सबसे अधिक निर्यात किसको कर रहे हैं? तो यूएसए, अमेरिका को सबसे अधिक निर्यात कर रहे हैं और आयात कर रहे हैं सबसे अधिक चीन से। यहां पे देखिए, यहां पे स्पष्ट दिया है, आर्थिक समीक्षा के अनुसार चीन के साथ भारत का निर्यात बढ़ने के बावजूद, हमारा चीन के साथ निर्यात बढ़ा है, फिर भी अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 के दौरान चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 25.2 अरब डॉलर का था। अप्रैल 2020 से लेकर के नवंबर 2020 तक, जो इसी अवधि में 2021 में, यानी अप्रैल 2021 से लेकर के नवंबर 2021 तक हमारा व्यापार घाटा चीन के साथ 43.4 बिलियन डॉलर हो चुका।
तो लगातार हमारा व्यापार घाटा चीन के साथ बढ़ रहा है और अभी अगर देखा जाए ओवरऑल हमारा चीन के साथ व्यापार घाटा एक वर्ष में $59 बिलियन हो चुका, बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो आवश्यकता इस बात की है, इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि आवश्यकता इस बात की है कि चीन पे हम अपनी निर्भरता को कम करें, राइट। और ये टॉपिक भी आपके मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से हम इकोनॉमिक सर्वे में जो कहा गया है कि चीन पे अपनी निर्भरता कम करें, सप्लाई चेन के लिए जो चीन पे हम निर्भर हैं उसको कम करें, उसको किस तरह से हम कर सकते हैं, किस तरह से हम चीन पे निर्भरता कम कर सकते हैं। ये टॉपिक भी मेंस पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन को लेकर के काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया गया है, इसको आप लोग देखिएगा। नीचे मैं डिस्कस करूंगा एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या कहा गया। देखिए ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको लेकर के बजट में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि सरकार नेट जीरो का जो टारगेट हमने लिया था COP26 में 2070 तक हम नेट न्यूट्रल कर देंगे, उसके लिए बजट में सरकार ने पर्याप्त मात्रा में काम किया है, तो बजट में हम डिस्कस करेंगे। बाकी इकोनॉमिक सर्वे में भी कहा गया है कि सरकार का अब लक्ष्य है कि हम नेट जीरो 2070 तक करें और इसके लिए हम आवश्यक कदम उठाएं। बाकी इस पर डिटेल से हम लोग डिस्कस करेंगे बजट में। अच्छा, मैं कोशिश करूँगा अब कि हर एक टॉपिक पे अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाए। जैसे नेट न्यूट्रल के लिए बजट में क्या क्या कहा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या क्या कहा गया है, उस पर सेपरेट वीडियो अलग से मैं बनाऊँ ताकि आप लोग को ज़्यादा क्लियर हो। एजुकेशन सेक्टर के लिए बजट में क्या कहा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए बजट में क्या कहा गया है, इकोनॉमिक सर्वे में क्या कहा गया है, तो सेपरेट वीडियो मैं कोशिश करूँगा हर एक चीज़ के लिए बनाया जाए आपके लिए। प्राथमिकता में रहेगा सामाजिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र जो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्राथमिकता में है और उसको यहाँ पे बताया भी गया, तो इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट डाटा है। इंपॉर्टेंट डाटा ये है कि 2014-15 से लेकर के 2014-15 में जहाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिल करके सामाजिक सेक्टर में, सोशल सेक्टर में $32.85 बिलियन खर्च करती थी, वहीं अब 2021-22 में $71.6 बिलियन खर्च कर रही है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है इस पॉइंट को कि जहां हम 2014-15 में सिर्फ 32.85 लाख करोड़ रुपए खर्च करते थे, वहीं अब हम 71.6 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं सामाजिक क्षेत्र में। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये बताया गया है कि सरकार का ध्यान जो है एजुकेशन के अलावा अदर सामाजिक क्षेत्र में अधिक रहा है पिछले 7-8 वर्ष में, और इसको इस रूप में समझाया गया। यहाँ पे देखिए इस पॉइंट को समझाया गया है कि जहाँ सरकार 2014-15 में सामाजिक क्षेत्र में होने वाले कुल खर्च का 46%, 14-15 में जब मोदी जी की सरकार आई थी उस समय में सामाजिक सेक्टर में जितना खर्च होता था, सोशल सेक्टर में जितना खर्च होता था, उसका 46% खर्च अकेले एजुकेशन सेक्टर में होता था। आज कितना खर्च होता है, तो आज हमारा खर्च लगभग 36% होता है, यानी 10% खर्च जो है सरकार ने एजुकेशन सेक्टर में कम कर दिया है। तो सवाल ये होता है कि उसके जगह किस सेक्टर में अधिक खर्च हो रहा है, तो उसके जगह जो है स्वास्थ्य पे अधिक खर्च हो रहा है, उज्ज्वला योजना पे अधिक खर्च हो रहा है, स्वच्छ भारत मिशन पे अधिक खर्च हो रहा है, प्रधानमंत्री शहरी आवास पे अधिक खर्च हो रहा है, हर घर में नल से जल पे अधिक खर्च हो रहा है। यानी एजुकेशन सेक्टर के जगह अन्य सेक्टर को सरकार ने ज़्यादा तरजीह दिया है। बाकी अगर आप देखेंगे स्वास्थ्य सेक्टर को लेकर के, तो स्वास्थ्य सेक्टर 2014-15 में जितना खर्च होता था उसका तिगुना खर्च अभी होना शुरू हो गया। और एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति आया था 2017 में, नेशनल हेल्थ पॉलिसी आया था 2017 में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी में कहा गया था कि सरकार को आवश्यकता इस बात की है कि सरकार 2.5% जीडीपी का खर्च करे 2025 तक हेल्थ सेक्टर में। मैं फिर से रिपीट करता हूं,
नेशनल हेल्थ पॉलिसी राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में आई थी और उस नीति में कहा गया था कि सरकार को 2.5% 2.5% खर्च करने की जरूरत है जीडीपी का स्वास्थ्य सेक्टर पे। इकोनॉमिक सर्वे में कहा गया है कि 2021-22 में ही सरकार 2.1% खर्च करना शुरू कर दी है, यानी जो हमारा टारगेट है 2.5% खर्च करना है जीडीपी का 2025 में, उस टारगेट के हम काफ़ी करीब हैं, क्योंकि 2021-22 में ही 2.1% जीडीपी का खर्च करना हमने शुरू कर दिया है हेल्थ सेक्टर में। तो हेल्थ सेक्टर में सरकार अच्छा काम कर रही है, स्वास्थ्य सेक्टर में अच्छा काम कर रही है, लेकिन एजुकेशन सेक्टर में सरकार की परफॉर्मेंस खराब है, ये इकोनॉमिक सर्वे में इंडिकेट किया गया है। $5 ट्रिलियन की इकोनॉमिक टारगेट जो है सरकार ये भूल ही नहीं कि $5 ट्रिलियन का टारगेट हमारे जो टारगेट है 2024 तक हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएंगे। हालांकि इसमें इस बात की भी चर्चा किया गया है कि सरकार इस टारगेट से अभी काफ़ी दूर है, क्योंकि हम $3 ट्रिलियन इकोनॉमी भी वर्तमान में नहीं बन पाए, राइट। तो अगले 2 वर्ष में हम किस तरह से $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, वो काफ़ी चुनौतीपूर्ण काम हमारे समक्ष। देखते हैं उसको लेकर के क्या इनिशिएटिव लिया जाता है। तो ये सब बेसिक पॉइंट रहा है इकोनॉमिक सर्वे का, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। बाकी मुझे लगता है कि कुछ जो इम्पॉर्टेंट क्षेत्र रहा है, जैसे शिक्षा रहा है, स्वास्थ्य रहा है, कृषि रहा है, लेबर रिफॉर्म्स रहा है, या अन्य सुधार रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के सरकार के जो प्रयास रहे हैं उसको लेकर के मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, और बाकी बजट को लेकर के मैं एक समरी आपके सामने मैं डिस्कस कर दूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो मेरी कोशिश रही है कि जहां पे मैंने इकोनॉमिक सर्वे का एक ब्रीफ एनालिसिस आपके साथ किया है वो आपको क्लियर हो गया होगा। बाकी आपको कुछ पूछना है मुझसे तो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं, वहाँ पे भी आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जो भी लोग कमीशन की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ निश्चित तौर पर इसे शेयर कर दीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।